हेलो प्यारे बच्चों, आज हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 कृषि रसायन किताब से सेकंड टेस्ट की तैयारी के लिए कार्बनिक रसायन मूलभूत सिद्धांत, जिनमें से कार्बन की चतुर्संयोजकता, कैकुले का सिद्धांत, बॉन्टहोफ लीवेल का सिद्धांत, उसके अलावा कार्बन की चतुष्फल के ज्यामिति को मैडम के द्वारा पढ़ा दिया गया है। इससे आगे की जो मेन बात आज हम करेंगे, बात करेंगे क्रियात्मक समूह होते क्या हैं। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है क्रियात्मक समूह। और क्रियात्मक समूह होते क्या हैं, इसके बारे में अगर हम देखें, ठीक है, कि मुख्य रूप से जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये कार्बनिक जो यौगिक होते हैं, ये कार्बन, हाइड्रोजन की मुख्य श्रृंखला होती है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, अन्य जो परमाणु हैं वो अगर आगे जुड़ जाएं, ठीक है। मुख्य चयन हाइड्रोकार्बन की है, और हाइड्रोकार्बन आप लोग कक्षा 10 में पढ़ के आ चुके हो, 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हो कि हाइड्रोकार्बन के ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। अब मुख्य रूप से जो हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन को ही जनक माना गया है। और कौन से यौगिकों का जनक माना गया है? कार्बनिक यौगिकों का। कौन से यौगिकों का? कार्बनिक जो यौगिक होते हैं, इन यौगिकों का जनक माना गया है, यानी कि इनको फादर माना गया है हाइड्रोकार्बन को। किसको? हाइड्रोकार्बन को। और हाइड्रोकार्बन थोड़ा सा याद करो, एल्केन आप पढ़ के आ चुके हो, एल्कीन आप लोग पढ़ के आ चुके हो, और एल्काइन आप लोग पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। इन एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में अगर विषम परमाणु अगर जुड़ रहा था, तो वो एक तरीके से हमारा क्रियात्मक समूह बनाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं बात कर दूं कि तुम्हारा जो सेकंड टेस्ट जो होना है, इस सेकंड टेस्ट में 2 चैप्टर जो हैं, ठीक है, देख लो, बिल्कुल विभाग ने जो वो भेजी है, ठीक है। सेकंड टेस्ट के लिए जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की जो बुक है, उसमें से चैप्टर नंबर 7वां और चैप्टर नंबर 8वां, ठीक है, ये दोनों जो चैप्टर हैं, इनमें से ही आपको 5-5 नंबर के 2 प्रश्न मिलने वाले हैं, दोनों में से प्रश्न मिलने वाले हैं, ओके। कोई नहीं, मैंने जो यहाँ से चैप्टर नंबर 7 और 8 दोनों को समझा चुका हूँ। अब 8वें चैप्टर में से जो पार्ट्स बच रहा है, उसकी मैं आज बात करूंगा, तो बारीकी से पढ़ें, समझ के पढ़ें, आराम से, ओके। तो देखो बच्चों कि मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन थे, और हाइड्रो जो कार्बन थे, उन हाइड्रोकार्बन से ही बने कार्बनिक यौगिक। और कैसे कैसे बने भैया? अब कार्बनिक यौगिकों में मुख्य रूप से कुल मिला के हाइड्रोकार्बन से जो हाइड्रोजन है उसको हटाया जाएगा, कक्षा 10 की बात है, और उसकी जगह पे ऑक्सीजन हो सकता है, क्लोरीन या हैलाइड संबंधित हो सकते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन हो सकता है, CN हो सकता है। उसके आधार पर जो हाइड्रोकार्बन है उसका नाम बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझें आप, प्यारा सा एग्जाम्पल था CH3CH3, ये हाइड्रोकार्बन जो था, देखो बेटा नाम देख लो सीधा सीधा सा, इसका जो नाम था
नाम है, क्या नाम है इसका, एक और एक दो, CnH2n+2 से बना हुआ था। ठीक है, ये चीज आप कक्षा 10th में पढ़ चुके हो। अब देखो बेटा थोड़ा सा 10th से आगे बढ़ो, इसका जो नाम था वो था एथेन। ओके, अब हुआ ये कि माना एक हाइड्रोजन को हटा दिया, क्या हटा दिया, एक एक हाइड्रोजन को हटा दिया, इसमें से बच गए कितने, दो दो हाइड्रोजन बच गए। दोनों के बीच में कार्बन की संयोजकता को 4 रखना है। ये जो बना इसको कह दिया हमने एथीन। तो एक तरीके से दूसरी जो व्यवस्था थी वो बन गई। ठीक है, यानी कि संतृप्त से असंतृप्त का निर्माण हो गया। ठीक है, अगर सपोज करो यदि इस में से एक एक हाइड्रोजन और हटा दिया भैया, एथेन में से हटा दें एक एक हाइड्रोजन और, देख लो ढंग से, एक एक हाइड्रोजन और हटा रहे हैं हम, और देखो एक एक हाइड्रोजन और हटाने पर मुख्य रूप से क्या बन गया, CH यहां बन गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ये CH बन गया, ये हो गया एथाइन। ये कक्षा 10 में आप लोग पढ़ के आ चुके हो और अच्छे ढंग से तुमको याद होगा कक्षा 10 का। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह क्या हो, क्या कहलाते हैं, कौन है क्रियात्मक समूह और क्या इनसे फर्क पड़ेगा। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा नजर करें। देखो एक बार मैं वापस किताब की लाइनों को पढ़ रहा हूं कि हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, एक बार वापस देखें, हाइड्रोकार्बन के जो हाइड्रोजन परमाणु हैं उनके स्थान पर अन्य परमाणु या समूह के प्रतिस्थापन से जो यौगिक बनते हैं उनको कार्बनिक यौगिक कहते हैं, और हाइड्रोजन के स्थान पर आने वाले जो परमाणु या समूह हैं उनको क्रियात्मक समूह कहते हैं। हाइड्रोजन की जगह पर जो परमाणु आ रहा है वो क्या माना जाएगा, क्रियात्मक समूह। ठीक है, क्रियात्मक समूह जिसे हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों भैया, फंक्शनल ग्रुप कहेंगे उसको। अब देखो कौन कौन से क्रियात्मक समूह आ सकते हैं और कौन कौन से अपन को पढ़ने हैं। ठीक है, बात करें एक बार वापस। देख लो क्रियात्मक समूह के सूत्र और कार्बनिक यौगिकों का वर्ग। ओके, बड़ा एल्केन सामान्य आप जानते ही हो, यदि CH3 और CH3 लिख रहा हो तो वो एल्केन कहलाएगा। ठीक है, एल्कीन का मतलब अभी समझ चुके हो, डबल वन टू। एल्काइन, एल्काइन का मतलब देखो कार्बन कार्बन के बीच में सी, बायो और मैथ वाले बच्चों के लिए ये ज्यादा क्लास इंपॉर्टेंट नहीं रखेगी। क्यों नहीं रखेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर की जो केमिस्ट्री है वो अलग ही दी हुई है। ठीक है, और उस केमिस्ट्री में जो चैप्टर आपके में है उनसे थोड़े से डिफरेंट है। आपको जो विस्तार से दिया गया है वो इनको विस्तार से नहीं दिया गया है भाई। ठीक है, तो बिल्कुल आप सावधानी से एक बार वापस देखें। ये कौन सी श्रेणी हो गई, एल्केन। कौन सी श्रेणी हो गई, एल्केन है। सेकंड वाली एल्कीन श्रेणी हो गई, ये एल्काइन श्रेणी हो गई भैया। अब समझ लो हाइड्रोजन की जगह पर यदि X जुड़ जाए, देख लो भैया, एक्स, एक्स कहते हैं हेलोजन को। किसको कहते हैं, हेलोजन को। और हेलोजन का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर हाइड्रोकार्बन में एक्स जुड़ जाए तो उसका नाम ही बदल जाएगा भाई। देख लो CH2
CH3 CH2 और CH जुड़ा हुआ है। अब सुनो बेटा, देख लो, ये अगर मैं इसका नाम देखूं तो इसका नाम था एथेन। क्या नाम था इसका? एथेन। ठीक है, लेकिन अब क्लोरीन अगर जुड़ गया तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोएथेन। ओके, अगली बात, अगर OH जुड़ जाए, देख लो इधर, देख लो वापस, CH3 CH2OH। अब देख लो इसका नाम, क्रियात्मक समूह कौन सा आ गया? एल्कोहल वाला आ गया, OH। एल्कोहल के लिए क्रियात्मक समूह OH जुड़ता है, और ये कक्षा 10 में भी था। अब इस जगह पर इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा एथेने प्लस ऑल। बता दो भैया, जोड़ के क्या हो जाएगा नाम? एथेनो। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, यदि S और H जुड़ जाए, S और H जुड़ जाए, तो उस कंडीशन में जो इसका नाम होगा वो थायो एल्कोहल होगा। क्या होगा भैया जी? थायो एल्कोहल हो जाएगा भाई। ठीक है, देखें एक बार, वही CH3 CH2SH क्या नाम हो जाएगा? थायो एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा भैया? थायो एल्कोहल। यदि इन CH3 और CH3 के बीच में O आ जाए तो इसको कहेंगे ईथर। क्या कहेंगे इसको? ईथर कहेंगे भाई। मैथोक्सी मेथे। ठीक है, इसका जो IUPAC नाम है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, CHO जुड़ जाए, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए COH। आगे देखें कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ ही हाइड्रोकार्बन जुड़ेंगे। यहां पर जरा सा अंतर देख लेना। देखो, यदि C डबल बॉन्ड O की साइड में एक तरफ H हो तो वो कहलाएगा एल्डिहाइड। और अगर मैं बात करूं कि दोनों तरफ पर ही चेन जुड़े, इधर भी चेन और इधर भी, तो इसको कहेंगे कीटोन। C डबल OH कक्षा 10 में था, ओइक अम्ल जो जिसको बोला था। और जो ओइक अम्ल है वो मुख्य रूप से ओइक अम्ल के लिए COOH आया था, और आपने एक नाम पढ़ के आए होंगे, एथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल पढ़ के आए हो? एथेनोइक अम्ल। देख लो, CH3COOH कौन सा अम्ल होगा ये? एथेने। अरे बना तो एथेन से ही है। इधर देखो भाई कैसे बना, देख लो, एथेन का मतलब ये हो गया। अब क्या हुआ? हट गए तीनों, तीनों के तीनों, और तीनों के तीनों हटे तो क्या हुआ? देख लो, CH3C। अब देखो बच्चों, डबल बॉन्ड तो O के साथ जुड़ गया, तो ये क्रियात्मक समूह है। क्या है भैया जी? क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप कहेंगे इसको। फंक्शनल ग्रुप का मतलब है कि जो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन होता है उसको हटा के जो विषम परमाणु जुड़ता है या परमाणु या समूह जुड़ता है उसे ही हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्रुप दिया गया है, ये देखो बच्चों, ये आप लोग एल्कोहल आप पढ़ के आ चुके हो, हैलाइड एल्कीन को आप पढ़ के आ चुके हो 10 में। थायो एल्कोहल 11वीं के लिए नया है। एल्डिहाइड आप पढ़ के आ चुके हो, ईथर 11वीं के लिए है। कीटोन को आप पढ़ के आ चुके हो, कार्बोनिक एसिड को। ठीक है, अब देखो बेटा एस्टर के लिए, अब एस्टर के लिए COOR जुड़ेगा। एस्टर का मतलब COOR हो गया।
COCl हो गया अम्ल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। और मैं बात करूं अम्ल हैलाइड्स के लिए, तो अम्ल हैलाइड के लिए देखो ये वाला C डबल बॉन्ड O, O, O डबल बॉन्ड O और C, ठीक है। अम्ल एमाइड CONH2, अम्ल एमाइड अगर CONH2, ध्यान रखना CO के बाद में देखो COH जुड़ रहा है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, COR जुड़ रहा है एस्टर है, COCl जुड़ रहा है एसिड क्लोराइड है। एनहाइड्राइड के लिए CO से OCO वापस जुड़ रहा है ये, और एमाइड के लिए CONH2। अगर जुड़ रहा हो हाइड्रोजन की जगह पे CN तो साइनाइड है, ओके। अगर माना NC अगर जुड़ रहा है तो वो आइसोसाइनाइड है। NH2 अगर जुड़ रहा है हाइड्रोजन की जगह पर तो वो एमीन है। NO2 अगर जुड़ रहा है तो वो नाइट्रो है। SO3H जुड़ रहा है तो वो सल्फोनिक अम्ल है। और NC अभी मैंने जस्ट पहले ही बता दिया कि NC अगर जुड़ रहा है तो वो एक तरीके से है आइसोसाइनाइड है। क्या है भैया जी? आइसोसाइनाइड है, ठीक है। तो यहां पर ये जो क्रियात्मक समूह हैं उनके बारे में यहां पर चर्चा की गई है। अब बात आ गई सजातीय श्रेणी, ठीक है। सजातीय श्रेणी कौन सी श्रेणी भैया जी? सजातीय श्रेणी। अब सजातीय श्रेणी का मतलब क्या रहेगा, देखें एक बार समझ लो कि सजातीय श्रेणी का मतलब क्या रहेगा। सजातीय श्रेणी, अब सजातीय श्रेणी का मतलब है, अगर हम देखें बारीकी से कि सजातीय श्रेणी होती क्या है। आप लोग जो पढ़ के आ चुके हो, आप लोग जो पढ़ के आ चुके हो कक्षा 10 तक, वहां पर आपने इस शब्द को सबसे पहले पढ़ा होगा, स और जातीय और श्रेणी। इसको कहते हैं होमोजीनियस सीरीज। अब ये होमोजीनियस सीरीज क्या होती है? सपोज करो एल्केन में सजातीय श्रेणी को देखिए, नाम सुना होगा आपने, मैथिन, एथिन, प्रोपिन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेक, डुडेक, ये कुछ ऐसे नाम आपने पढ़े होंगे। तो ये एक सजातीय श्रेणी थी, ये सभी एक ही श्रेणी थी, एक ही श्रेणी के सदस्य थे। अब एक चीज बताओ मुझे, मैं कहूं क्या ये, और दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिखा है ये वाला, क्या ये एक ही जाति के हैं? क्या ये सजातीय श्रेणी में आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। तो सजातीय श्रेणी का मतलब क्या है कि उसमें एक क्रियात्मक, समान क्रियात्मक समूह रहेगा, समान फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, और दो क्रमागत सदस्यों में CH2 का अंतर रहेगा। यानी कि हम बढ़ते हुए अणुभार के आधार पर, किसके आधार पर? बढ़ते हुए अणुभार के आधार पर, और एक से दूसरे सदस्य में अगर मैं बात करूं 14 का अंतर है तो वो सजातीय श्रेणी है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। सजातीय श्रेणी, बात आ रही है समझ में? सजातीय का मतलब एक जाति, कुत्तों कुत्तों की एक जाति, बिल्ली बिल्लियों की एक जाति, बंदर बंदरों की एक जाति। ऐसे ही करके आप इस रसायन विज्ञान में एल्कोहल की एक सीरीज, अम्ल की, माना कि ओइक अम्ल, मैथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, उनकी अलग, ठीक है।
अगर मैं बात करूं एथेनॉल, मेथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, नॉल का मतलब वही एल्डिहाइड, ठीक है। अब बताओ भाई, एथेनो, मेथेनो, ब्यूटेनोन, प्रोपेनोन, कीटोन वाली सजातीय श्रेणी। भाई कुत्तों की जाति अलग, भेड़ों की जाति अलग, बकरियों की जाति अलग। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में जो क्रियात्मक समूह होते हैं उसके आपसी जो सदस्य हैं उनको एक जाति के सदस्य माना जाता है। किसके सदस्य माना जाता है? एक जाति के सदस्य माना जाता है। ओके, ठीक है। तो सजातीय श्रेणी किसे कहेंगे? कि जब संरचनात्मक गुणों में समानता रखने वाले समूह के सदस्यों को बढ़ते हुए अनुभार के क्रम में लिखा जाता है तो उस श्रेणी को कहते हैं सजातीय श्रेणी। ओके, बाद में अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। जब संरचनात्मक गुणों में समानता रखने वाले यौगिकों के समूह के सदस्यों को बढ़ते हुए अनुभार के क्रम में रखा जाता है तो उसे कहते हैं होमोजीनियस सीरीज। ठीक है। अब होमोजीनियस सीरीज में देख लो, इधर उदाहरण दिया हुआ होगा, बड़ा प्यारा सा उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा उदाहरण देके उसने समझाया है, और कैसे समझाया है वो देखें। HCOOH, CH3COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2COOH। अगर मैं बात करूं CH3CH2CH2COOH, ओके, इन सबको देखिए एक बार। ये हो गया कार्बन की संख्या 1 के आधार पर, इसका नाम हो गया मेथेनोइक एसिड। ये एथेनोइक एसिड 1 2 3 क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। 1 2 3 4 बोल दो, ब्यूटेनोइक एसिड। 1 2 3 4 वही हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड हो गया ये। ठीक है, तो कुल मिला के देखो, मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, ये एक ही जाति के हैं, इसलिए इनको एक जाति के या सजातीय श्रेणी भी इसकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सजातीय श्रेणी कहा जाता है। ओके, बात करें आगे की कंडीशंस पे। बात आ गई समझ में? अगर इसी तरीके से मैं बात करता हूं, इधर देख लो, CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2CH2OH। आगे कितने भी बढ़ते जाएं, कोई लिमिटेशंस नहीं है सजातीय श्रेणी में। ठीक है, एक समान क्रियात्मक समूह मिलेंगे। देख लो भैया, एक समान क्रियात्मक समूह दिख रहा होगा, OH 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 OH। अब देखो दूसरी चीज, अब दोनों में इन दोनों में अंतर किसका है? CH2 का। इन दोनों में से देख लो भाई, अगर मैं इस CH2 को हटा दूं तो ये एक जैसा, आपस में एक जैसे हो जाएगा। इन दोनों में अंतर, ठीक है, किसका? ये CH2 ज्यादा, ये नहीं। अब देख लो इन दोनों में इसका CH2 का अंतर,
फाइनल सी अगर मैं इसका नाम देखूं तो इसका नाम है मेथेनॉल। इसका नाम एथेनॉल। एक बार आप रफ कॉपी लेके बिल्कुल स्लो में वीडियो को चलाते हुए, बहुत ही स्लो बारीकी से पढ़ा रहा हूं मैं, एक बार इनको वापस देख ले। सजातीय श्रेणी किसे कहेंगे? बिल्कुल सिंपल दिया गया है कि बढ़ते हुए अनुभार के क्रम में और एक जैसे क्रियात्मक समूह अगर मौजूद हैं और एक श्रेणी बन रही है तो उसे सजातीय श्रेणी कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इधर देखो, प्रोपेनॉल, ऑल ऑल जुड़ता है बेटा, ये ब्यूटेनॉल, देखो एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये भी प्रोपेनॉल हो गया, यानी कि एक ही हो गया, इनमें आपस में CH2 का अंतर नहीं है। मैंने तीन यहाँ पे कार्बन है देख लो, और तीन ही यहाँ पे, ठीक है। देखो इसमें और इसमें अगर हम देखें 1 2 3 और 4, अरे ये तो एक ही सदस्य हो गए ना। आगे का देखें, ये 4 को क्या कहेंगे? ब्यूटेनॉल। ओके, लेट्स समथिंग, कुछ आगे की बातें, ठीक है। अब सुन लो, सजातीय श्रेणी के जो सदस्य होते हैं उनमें प्रत्येक की अगर मैं बात करूं तो अंतर किसका रहेगा? केवल CH2 का अंतर रहेगा। अभी फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था, ठीक है। अगली बात यह है, CH2 का अंतर रहेगा, बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात करें कि इनके सामान्य सूत्र एक समान रहेंगे, एक ही सूत्र से चलेंगे वो। जैसे मैं एल्केन श्रेणी की बात करूं तो CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H2, तो ये तो हो गई एल्केन की श्रेणी। एल्कोहल की श्रेणी मैंने अभी लिखी है, CnH2n2+O, एल्कोहल की श्रेणी। और एल्कोहल की श्रेणी में हमने अभी जस्ट देखा है, और क्या देखा है देख लो भैया, एल्कोहल की श्रेणी, एल्कोहल की श्रेणी को हमने ढंग से देखा है, अभी देख लो एक बार, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है। अब इसका सामान्य सूत्र क्या रहेगा? देखो ऐसा सूत्र इनमें से देख के हम बना सकते हैं कि उनसे सब लिख लिया हमने। हम कार्बन को क्या मान लें हैं? अगर हम देखें कि यहां पर कार्बन को क्या मान लिया है? N मान लें। वापस सुन लो बच्चों, इसकी सामान्य श्रेणी का सूत्र निकालना बता रहा हूं। कार्बन को N मान लिया है। अब देखो हाइड्रोजन को 2N, ठीक, और ऑक्सीजन देख लो। इसके लिए देखो, कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन के 4 है, ऑक्सीजन का 1 है। बात आ रही है समझ में? ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं एथेनॉल के लिए, देखो N का मान 2 रख दूं तो कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 2 दूनी कितने रहेंगे? 2 दूनी 4 रहेंगे। कितने रहेंगे? 4 रहेंगे भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2, 3 और 2 5 और 1 6, और ऑक्सीजन 1। यानी कि यहां पर जो हमारा ये फॉर्मूला है कि N का मान और N के मान में +2 आना चाहिए, ठीक है। तो 2N+2 आएगा यहां पर। क्या आएगा भैया जी? 2N+2 आएगा, और 2N+2 आने के साथ में ही ये सीरीज बनेगी। इधर देखो फॉर्मूला 2N+2, हम सीख रहे हैं फॉर्मूला कैसे बनेगा सामान्य श्रेणी का। अब देखो अगर हम तीसरे सदस्य को देखें कि कार्बन की संख्या 3 है, तो हाइड्रोजन की 2 3 6 और 2 8, देखें इसमें कितने हो गए? 3 और 2 5 6 7 और 1 8। ऑक्सीजन का वही चलेगा। अगला अगर हम देखें तो
इस फॉर्मूले से ये इसकी जो सजातीय श्रेणी है उसका सामान्य सूत्र आ गया भाई। ओके, प्रत्येक जो क्रियात्मक समूह से श्रेणी जो बनेगी उसका सामान्य सूत्र अलग रहेगा। ओके, यहां से आगे पुनः देखें एक बार कि सजातीय श्रेणी में कौन कौन से गुण धर्म मिलेंगे। तो पहला गुण तो यही है कि सजातीय श्रेणी को सामान्य सूत्र से प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे मैंने एल्कोहल की बात करी, तो एल्कोहल के लिए जब मैं बना रहा था तो एल्कोहल के लिए देखो सामान्य सूत्र क्या आ गया, CnH2n + 2 और O। अब इसमें n का मान 1 2 3 4 5 6 7 अगर मैं रखते हुए जाऊंगा तो आराम से जो श्रेणी बनेगी, जो सदस्य बनेंगे वो एक ही जाति के सदस्य कहलाएंगे। और कौन से कहलाएंगे? एल्कोहल की श्रेणी के सदस्य कहलाएंगे वो। ठीक है, अगली बात एल्डिहाइड के लिए CnH2nO। ठीक है, अब सुनो, एक विशिष्ट क्रियात्मक समूह होगा, ये मैं बात पहले ही बता चुका हूं कि अगर एक क्रियात्मक समूह मिल रहा है तो विशिष्ट मिलेगा उसको। ठीक है, भौतिक गुणों में कृत्रिम उतार चढ़ाव मिलेगा भाई। भौतिक गुणों का मतलब है जैसे माना कि टेम्परेचर की बात करी कि इतने तापमान पर उबल रहे हैं सब हाइड्रोकार्बन, तो माना एक सदस्य 100 डिग्री पे तो अणुभार बढ़ने से वो 120 डिग्री पर उड़ रहा है, क्रमिक अंतर मिलेगा इसमें। ठीक है, और सजातीय श्रेणी को आपस में आराम से सामान्य विधियों के द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है भैया, अब बात आ गई अगली बात आ गई कि मुख्य रूप से कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण। संरचना बनानी है और कौन से यौगिकों की? कार्बनिक यौगिकों की। ठीक है, अब कार्बनिक यौगिकों की जो संरचना का निर्माण करेंगे वो कैसे करेंगे उसे देखें। परमाणुओं को एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध से भी लिखा जा सकता है। विषम परमाणुओं को उसके द्वारा दर्शाया जा सकता है। बिल्कुल सिंपल देखो आप लोग, एथेने, एथेन को लिखा। अब सुन लो भैया, एथेन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CH3 CH3। ठीक है, सिंगल वन सिंगल वन सिंगल वन सिंगल वन सिंगल वन, सब में सिंगल वन में भाई। ओके, एथीन, एथीन में ये डबल बॉन्ड आ गया। कार्बन की संयोजकता सब समझ के आ चुके हो, कितनी होती है? 4 होती है। हाइड्रोजन के जुड़े हुए हाइड्रोजन के। ओके, अब है एथेनॉल। अब देख लो, एथेनॉल यानी कि जो नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन वाले जो परमाणु होते हैं उनको एकांकी युग्म के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं, और इन सूत्रों को पूर्ण संरचना सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, और इन सूत्रों को सरल करके भी लिखा जा सकता है। और सरल करके कैसे लिखा जा सकता है, मैं इसको मुख्य रूप से और सरल कर सकता हूं। इधर देखो बेटा, एथेनॉल है। अब देखो इसको सरल कैसे करना है। सी को एक जगह पे लिख दूं, लिख दिया। हाइड्रोजन इस सी से कितने हैं? 3, तो मैंने कितना लिख दिया? CH3। ओके, अब देखो डंडा लगा दिया, अगला सी लिख दिया। इससे क्या जुड़ा हुआ है? 2 हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और क्या लिख दिया? OH। ठीक है, अब सुन लो, इसको मैं डंडे से भी दर्शा सकता हूं, लेकिन मुड़ी हुई जगह को माना जाएगा CH2 और इस कॉर्नर को माना जाएगा CH3। ये आजकल का नया तरीका है। ठीक है, तो उसकी बहुत सारी हम चर्चाएं करेंगे यहाँ पर। तो इस पन्ने में संबंधित बात यहाँ पर ये पूर्ण हुई कि इनको लिखा कैसे कैसे जा सकता है और लिखने का क्या तरीका हो सकता है भाई।
उसकी बात करें हम। ओके, अब सुन लो, देखो एथेन को सेम जैसा मैं बता रहा था सेम लिख दिया भाई, लिख दिया सेम तरीके से भाई। एथेन खुली हुई संरचना थी, देखो कैसी खुली हुई संरचना थी, इस तरीके से। ये एथेन को CH3 संग्रहित करके लिख दिया गया। एथेन में डबल बॉन्ड दर्शा के संग्रहित कर दिया गया। ठीक है, अब माना कि ये सूत्र दिया उसने, कौन सा सूत्र दिया है ये वाला, CH3CH2CH2CH2CH2CH2। अब देखो बेटा, ये एक जैसे हो गए, कितने हैं, 1 2 3 4। क्या कर सकते हैं हम इनको, CH2 में क्या लगा दें, 4। भाई लिख भी सकते हैं कोष्टक लगा के, CHO यहाँ लिख सकते हैं, CH3 यहाँ लिख सकते हैं। तो इसका और सरलतम रूप हो गया। हमें कोशिश ये करनी है कि कम से कम हमारा पन्ना जगह घेरे। ठीक है, नहीं तो एक एक सूत्री तुम्हारा एक एक पन्ने पे आएगा। तो इसीलिए उनको लिखने की जो सरल विधि है, और ऐसे सूत्रों को कहते हैं आबंध रेखा संरचना सूत्र। आपने बिंदु संरचना बनाई होगी, पेपर में भी प्रश्न पूछा गया था, मैथेन की कक्षा 10 में जो पूछा गया था कि भाई बिंदु संरचना बनाइए, तो वहां पर आप लोगों ने ये चीज सीखी होगी कि बिंदु संरचना कैसे बनाई जाती है। ठीक है, अब सुन लो बच्चों, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से भी कार्बन को प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि मैंने आपको सिखाया था। क्या सिखाया था, कार्बन कार्बन बंधों को टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे ये देखो, ये इसकी संरचना लिखी है भैया, क्या क्या था ये, एक बार वापस देख लो। यहां पर मैं समझाने का प्रयास करूंगा। CH3 CH2 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 CH2OH, यानी कि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, चलो 7 हो गए। अब क्या करना है हमको, ये कॉर्नर पे ले लिया कि नहीं ले लिया, बेटा बारीकी से समझ लो इसको। टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग लाइन, और जिगजैग लाइन से अगर हम बना रहे हैं तो देखो जिगजैग लाइन कैसे काम करेगी। CH3 को कॉर्नर पर रख दिया कॉर्नर, बिल्कुल। अब इसका नंबर दूसरे कॉर्नर पे ये आ गया, तीसरे कॉर्नर पे ये आ गया, चौथे पे ये चला गया। ठीक है, 5वें पे नीचे की तरफ ये आ गया, अब 6वें पे ऊपर आ गया, 7वें पे ये नेक्स्ट गया। अब समझ लो बचा ये। अब एक डंडा लगा के इसको OH जोड़ना है इसमें, तो समझ जाओगे कि इस जगह का मतलब है CH2, इसका मतलब CH2, इसका मतलब CH2, इसका मतलब CH2, यानी कोने का मतलब है CH2। और जो लास्ट वाला मामला आ रहा है, जहां से स्टार्टिंग हो रही है, उसका मतलब है CH3। ठीक है, 4 एग्जाम्पल। अब मैं जिगजैग लाइन से आपको समझाना चाहूंगा एक नया उदाहरण। ठीक है, जिगजैग लाइन स्ट्रक्चर। अब जिगजैग लाइन स्ट्रक्चर अपन कैसे सीखेंगे भाई, माना कोई हाइड्रोकार्बन दिया गया, ओके, और उसने समीकरण दे दिया, माना कि ये CH3 CH2 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 और COOH। नाम देखें इसका, देखो 1 2 3 4 5 6, हेक्सेनोइक एसिड। क्या नाम रहेगा इसका, हेक्सेनोइक एसिड। अब मुझे इसकी संरचना बनानी है भाई, और कौन सी बनानी है, जिगजैग लाइन के आधार पर बनानी है। तो समझ लो, पहली लाइन आप शुरू करोगे, कहां से शुरू करोगे भैया जी, आप करो शुरुआत इस कोने से, इसका काम भी। अब मोड़ आ गया,
मोड़ पे पहुंच गए इसका काम। और अब यहाँ तक पहुंच गए हम, यहाँ से ऊपर चढ़ो, पहुंच गए ऊपर, ओके, यहाँ पहुंच गए, लास्ट में पहुंच गए। कुल मिला के कार्बन कार्बन देखो 1 2 3 4 और 5, हमारे कॉर्नर होने चाहिए 5, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब मुझे बताओ पांचवी वाले से क्या जुड़ रहा है, COOH। बन गई जिगजैग स्ट्रक्चर्स। बात समझ रहे हो? हमें किसको क्या समझना है, तो वो चीज आप यहां पर ध्यान रखोगे। इसका मतलब है CH3, और जहां मोड़ आ रहा है वहां CH2, और यहाँ मोड़ आ रहा है CH2, यहाँ मोड़ आ रहा है CH2, और यहाँ मोड़ आ रहा है CH2, लास्ट में तो है ही। अब बताओ उसने कितनी जगह घेरी और इसने कितनी सी जगह घेरी है, तो भाई हमको, ठीक है, सिरे पर स्थित रेखा को CH3 समूहित करेगा, ओके। अब देखो जैसे इसके लिए इसने संरचना सूत्र बनाया है भाई, ठीक है, संगणित और आबंध रेखा सूत्र क्या रहेगा, संगणित सूत्र और आबंध रेखा सूत्र, ठीक है। इधर देख लो, बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल उसने लिया है, ओके। अब सपोज करो मैं आप लोगों से अगर मैं बनवाना चाहूं कि इसकी संरचना आप बनाइए जिगजैग, आराम से बना सकते हैं। कैसे बना दोगे बताओ? बन गई? बनी कि नहीं बनी? बन गई। कैसे बन गई? इसका मतलब है CH3, इसका मतलब क्या है CH3। जहां पर फ्री कॉर्नर रहेगा उसका मतलब क्या समझना पड़ेगा, CH3, और बीच वाले का मतलब क्या समझना पड़ेगा, CH2। ऐसे ही उसने कहा है इसकी संरचना बनाइए भाई, संगणित और आबंध संरचना, इसको कहते हैं आबंध, बॉन्ड स्ट्रक्चर, यानी कि आबंध संरचना। कैसे काम करेगी? सिंपल, इधर देखो बेटा, दो एक जैसे हो गए ना, तो इनको मैं ऐसे कर सकता हूं, CH3 का क्या होल ट्वाइस हो गए, बचा क्या CH3 CH2OH। अब मुझे इसकी आबंध संरचना बनानी है भाई, बना लो। चलो नहीं होगा चेक, तो इधर देखो बच्चों, इसको मैं ऐसे कर दिया। अब सुनो, CH2 CH2, अब ये जुड़ गया OH। अब देखो बेटा OH हमारा आ गया, ये CH2 आ गया, ये CH2 आ गया, और CH3 आ गया। मैं एक डंडा और लगा दूं, तो इसका मतलब दो कोने कैसे हो गए मेरे पास, फ्री हो गए, ये दो कोने बंधे हुए हो गए, तो इसका मतलब ये CH2 समझा जाएगा, ये CH2 समझा जाएगा, ये CH3 समझा जाएगा। तो बिल्कुल इजी है ये काम, ठीक है। अब है आगे की बात, अगर आए कि यौगिक एक से अधिक वलय बनाए तो उसे चक्रीय यौगिक भी कहेंगे, ठीक है। अब सुन लो बच्चों, अगर चक्र त्रिभुज नुमा बन रही है, किसके आकार की बन रही है, त्रिभुज नुमा। अब जहां चक्र बनेगा, ध्यान रखना, कम से कम चक्र बनाने के लिए कितने हाइड्रोकार्बन चाहिए, कम से कम 3। मैं एक प्रश्न पूछूं आपसे कि मैं कितनी तीली लूं माचिस की कि जिससे चक्र बन जाए, तो मुझे बताओ भाई, माचिस की कितनी तीली मुझे लेनी पड़ेगी? मैं 2 तीलियों से चक्र बना सकता हूं क्या? नहीं बना सकता। मेरे पास माचिस की 3 तीलियां हैं, तो आराम से चक्र बन जाएगा भाई। और कैसा चक्र बना, माना एक माचिस की तीली है, दूसरी माचिस की तीली है, तीसरी, ठीक है। अब सुन लो, चक्रीय संरचना के लिए
बिल्कुल सिंपल मामला है कि चक्रीय संरचना में अगर चक्र बन रहा है ऐसा 3 का, तो इस कॉर्नर को CH2 माना जाएगा, इसको CH2 माना जाएगा, इसको CH2। ध्यान रखना कार्बन की चारों संयोजकता पूरी हो गई, ठीक है। और इसको कहेंगे साइक्लोप्रोपेन। चक्र 4 का बन सकता है, इसको कहेंगे साइक्लोब्यूटेन। अब ध्यान रखना यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इस मामला पर नाम बदलेगा इसका, ठीक है। अगर मैं बात बनाऊं पंचकोण बनाऊं, कौन सा कोण? 5 कोण। तो यहाँ पे जो कॉर्नर है ये CH2 को, तो एक चीज तो तुम्हारी समझ में आ गई कि अगर आप आबंध संरचना बना रहे हो तो फ्री एंड जो होता है, फ्री और एंड, ठीक है, उस पे तो माना जाता है CH3 और बाकी के पे माना जाता है CH2, ठीक है। एक दो मैं एग्जाम्पल दूंगा कि आप उनके आबंध संरचना या मुख्य रूप से आबंध संरचना बनाएंगे। प्रश्न लिखो फटाफट और सॉल्व करो, और फिर उसके बाद में आप वीडियो को आगे बढ़ाना। निम्न की आबंध संरचना बनाइए। नंबर 1, नंबर 2, वही आबंध संरचना का मतलब समझ रहे हो क्या? जिगजैग। ये कक्षा 10 की बातें हैं। आपको पहले इसका सूत्र लिखना है और सूत्र लिख के फिर आप आबंध संरचना इसकी बताओ। अच्छे प्रश्न है, टेस्ट के लायक, समझने लायक, ठीक है। आप करो इनको होमवर्क के रूप में, फिर मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, ठीक है बच्चों। आगे का पढ़ेंगे हम अभी।